हो गया। हाँ जी, तो हमने ये बात की थी कि हाँ, क्या बात की थी अपन ने? हैं? क्या बात करते हो आप? यार पता है, कल आपको ये पता है कि कोटा कलेक्टर आए थे यहाँ पर? हाँ। नहीं मतलब यार एक सिंपल सी बात ये है, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, बस एक बैच में जाऊँगा। हमने कहा था कि सब बच्चों को एक साथ बिठा के बात की जाए। तो उन्होंने कहा यार इतने सारे बच्चों में फिर वो इंटरेक्शन करने का मज़ा नहीं आता। तो मैं बीच-बीच में आता रहूँगा, आप किसी एक बैच में कर लेंगे, फिर कभी किसी और बैच में कर लेंगे, सब सबको काइंड है। यार वो भैया कोटा कलेक्टर हैं, उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतना टाइम मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। दिन का टाइम दिया था, आए शाम को। तो अच्छी चीज़ पता क्या लगी कि हर आदमी का दुःख एक ही है। भई वो वो खुद भी एमबीबीएस थे, फिर बाद में उन्होंने आईएएस किया, ठीक है? तो उन्होंने बच्चों से हमने ये बात की भई बच्चों को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा पहले मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं कितनी बार फेल हुआ। तो उन्होंने अपनी स्टोरियाँ बताई। तो उनकी भी कहानी वही निकली कि साहब पहली बार उस ज़माने में उनके 84% आया 12वीं में। आजकल तो 85% पे लोग रोते हैं। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि आज क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट जो 67 बच्चों को 720 आया तो ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। उस ज़माने में 84% का मतलब है डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 84%, 80 प्लस ज़्यादा था। उनमें से एक वो थे। तो 84% आया वो भी बायोलॉजी के अंदर। तो आस-पास के गाँव वाले आए माला-वाला देके, कोई इतने नंबर कैसे ला सकता है कोई बच्चा? मतलब गाँव के अंदर ये लिटरली हमें पता है, हमारी कंडीशन 12वीं क्लास में मेरे बैच में 34 लोग थे। 34 में से 4 पास हुए। 4 तो क्या ही रिजल्ट रहता होगा? ऐसे में आप अंदाज़ा लगाओ कि 84 तो उनके साथ भी यही हुआ कि आए माला-वाला, मिठाई-विठाई बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अब जब बायोलॉजी ले ही ली, तो अब डॉक्टर बनने की तैयारी करेंगे, तो वो कोटा आ गए। कोटा 3 दिन रहे, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, वापस चले गए। तो मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ लूँगा, क्योंकि 12वीं तो पढ़ा हूँ मैं। तो खुद ही तैयारी कर लूँगा, तो खुद तैयारी कर ली, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कर ली। पता लगा फेल हो गए। तो उनके पड़ोस में कोई थी चाची जी, उन्होंने बोल उन्होंने बोला कि हमें तो पहले ही पता था। 12वीं में नंबर लाना आसान है, कोई भी लेके आ जाता है, पर डॉक्टरी करना कोई आसान थोड़ा ना है, ठीक है? सुन लिया साहब, बात उन तक भी आ गई, उन्होंने सुन ली। अगली बार फिर उन्होंने तैयारी करी। तो अगली बार उनकी 158 रैंक आई और उनका सबसे कमजोर सब्जेक्ट फिजिक्स, और उनकी रैंक किसकी वजह से आई? फिजिक्स की वजह से। तो कल जो उन्होंने सबसे बढ़िया बात की थी वो कंक्लूड ये थी कि फिजिक्स के अंदर आप जब तक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे आप फिजिक्स पे होल्ड नहीं ला सकते। ये उनका पहला स्टेटमेंट था कि मैं अपने अंदर फिजिक्स सुधारने का मेरा एक ही तरीका था कि मैंने हर वेराइटी का सवाल टच किया और एक ही वेराइटी के सवाल बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करते थे। उससे मैंने हर वेराइटी का सवाल टच कर लिया। अब अगर मैं कोई टेस्ट देता या कहीं पे पढ़ता मुझे मिलता है 2 सवाल नई वेराइटी के मिले तो अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेता था। कोई भी वेराइटी मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरा स्कोर हो गया। तो ये अंदर से आप अच्छा वो तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे ना वहाँ पे। उनको कोई गाइड करने वाला थोड़ी था कि रोजाना जाकर किसी एक टीचर के पास खड़े होकर सर कैसे पढ़ें। खुद ही आइडियाज आते हैं। खैर जी, डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद फिर बाद में पीजी करी, पीजी भी क्वालीफाई हो गई। फिर आईएएस करा, तो आईएएस में फेल हो गए। दूसरी बार आईएएस दिया तो क्वालीफाई कर गए। तो फिर अब वो चाचा जी आए कि हमने तो तभी कह दिया था कि ये जो है ये बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। सो ये उनकी जबानी थी कहानी। तो अल्टीमेटली होता ये कि ये आपके सबके सराउंडिंग में मिलेगा। जब आप बहुत अच्छा करोगे ना तो लोग क्या कहेंगे 5 अटेम्प्ट में तो कोई भी कर लेता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं करोगे और जिस दिन सिलेक्शन नहीं होता ना पड़ोसी जानबूझ के आके डॉक्टर साहब बोलेगा आपको। बढ़ते हैं आगे, सुनो ध्यान से। हमने एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका, सुन लेना भाई ध्यान से। बॉल को हमने यू स्पीड से ऊपर फेंका, बॉल ऊपर ट्रेवल करती है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है और मैक्सिमम हाइट अटेंड करके वापस ग्राउंड को टच करती है।
बात को समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा कि ये जो बॉल है जिसको आपने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ये जिस हाइट पे जाएगी उसकी वैल्यू क्या है? क्या अपन इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते थे? इट इज यू स्क्वायर बाई 2g ना, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स इक्वल टू 2u बाई, कहानी जिस स्पीड से फेंका है उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी विल नॉट सेम। वेलोसिटी सेम, क्या यहां जाने पर बॉल रेस्ट पे आती है? तो एक्सेप्ट द टॉप मोस्ट पॉइंट, हर पॉइंट से दो बार गुजरेगी, एक बार जाते वक्त, दूसरी बार। आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने दो अलग अलग टाइम्स पे देखा, पहला टाइम t1, दूसरा टाइम, तो इन दोनों का सम क्या होता है? मतलब t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2u बाई जी, तो यहां से u की वैल्यू मिल जाती है हाफ जी t1 t2, कहानी सॉरी t1 प्लस t2, है ना। और ये जो हाइट है, जिस हाइट पे आपने इसको दो अलग अलग टाइम्स पे देखा, उसकी वैल्यू क्या आई थी? हाफ जी t1 एंड t2। ये रिजल्ट एज इट इज पता होना चाहिए हमें, ये भी पता होना चाहिए हमें। एक और अपन ने यहां पे बात की थी, एक बहुत मजेदार चीज ये थी कि भाई देखिए, मान लीजिए इसको यहां पर आपने v वेलोसिटी चलते देखा, इसको यहां v से नीचे होगा, तो आप क्या करेंगे कि वो कई बार आपको ये नहीं देता, जनरल टाइम देगा। हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था, याद करो। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां इसको मैंने फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, किससे फेंका? तो 10 सेकंड में वापस आ जाएगी ना। आप मुझे बताइए, यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस बॉल को मैंने 4 सेकंड के बाद देखा, कितने के बाद देखा? क्या ऐसा मानते, 3 सेकंड के बाद देखा, कितने के बाद देखा? वो दूसरा कौन सा टाइम होगा जब मैंने सेम हाइट पे देखूंगा? तेरा ध्यान कहां है आज? आई साइड देख मेरी। हाँ मतलब, मेरी बात सुनो, सवालों को कैसे देखते हैं। आपने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, बात को सुनना ध्यान से, मैक्सिमम हाइट 125 जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम इसका एनालिसिस करेंगे ठीक से, वापस से। सबसे पहले यह पता कीजिए कि मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने किस स्पीड से फेंका था। 10, 20, 30, 40, 50, 60 के हिसाब से मिल जाएगा। 60 से फेंको 6 सेकंड में जाएगा, 50 से फेंकोगे 5 सेकंड में जाएगा, और 5 में 125 चलता है। अब सुनने का ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉल पहले 1 सेकंड में कितना चली, फोर्टी फाइव। टैलेंट का लेवल देखा आपने? टैलेंट का लेवल देखा आपने? 5, हम ऊपर फेंक रहे 50 और 5, और मैं कह रहा हूं 3 बार का ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बस सुन तो रहे हैं हम, रोजाना ही ध्यान से सुनते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले यह देखना है कितने सेकंड में टॉप मोस्ट हाइट पे जाएगी और कितनी जाएगी। कितने सेकंड में जाएगी, कितनी जाएगी? 125 ना। अब दूसरी बात क्या देखनी है कि आप कितने सेकंड के बाद बात कर रहे हो, कि साहब 1 सेकंड के बाद, तो आपको यह देखना है कि अब कितने सेकंड चलना बाकी है। और आखिरी 4 में 80 जाती है, कुल जाना था 100, तो पहले 1 सेकंड में 45 चली। नहीं समझ में आया? पक्का ना? अगर मैं आपसे कहता कि 2 सेकंड में बॉल ऊपर कितना जाएगी, तो आप ये देखोगे यार टोटल जाना है 3 सेकंड, टोटल जाना है 5 सेकंड, आप 2 सेकंड की बात कर रहे हो, 3 जाना बाकी है, आखिरी 3 में 45 जाती है, आखिरी 3 में कुल जाएगी 100, तो पहले 2 में 80 जा चुकी होगी। नहीं समझ में आई बात? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 3 सेकंड में कितना चली, तो आप कहोगे यार 3 सेकंड के अंदर आपने बात की है, कुल जाना है 5 सेकंड, तो 3 सेकंड में कितनी चली जाए गई, तो आप ये देखोगे यार जाना कितना बाकी था, आखिरी 2 में 20 चलती है, कुल चलना है, तो पहले 3 में। नहीं समझ में आई बात? पहले 4 में कितना चली, कि साहब 1 सेकंड बाकी रहा, कुल जाना 125, आखिरी 1 में जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो पहले 4 सेकंड में 100। अब बात को समझना ध्यान से, जरा मुझे एक बात बताइए
ये बॉल 3 सेकंड में कितनी ऊंचाई पे थी? 105। बात समझ में आ गई? और 3 सेकंड बाद कितना चलना बाकी था? 2 सेकंड ना? क्या आखिरी 2 में 20 जाएगी? पक्का ना? क्या अगले 2 में वापस यहां आ जाएगी? क्या 3 सेकंड पे यहां थी? 3 के बाद 4 और जोड़ दे तो 7 पे वापस यही होगी। तो क्या आपने एक ही हाइट पर उसको t बराबर 3 और t बराबर 7 पे देखा? और क्या वो हाइट अभी अभी आपने निकाली 105 थी? अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं 3 और 5, 3 और 7, तो 105 आना चाहिए। क्या हाफ जी का मतलब 5 होता है? क्या ये 3 और ये वही आएगा? तू मल्टीप्लाई करता रहना, आएगा 105 ही। नहीं समझ में आई बात? एक और बात, क्या इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 ऊपर जाना, 5 10 था? क्या 3 और 7 का सम भी 10 है? आना ही आना है। नहीं समझ में? कोई भी तुम इंटरवल ले लो। एक और बात करते हैं, आप मुझे बताइए, आपने इस बॉल को 4 सेकंड बाद किस हाइट पे देखा? 4 सेकंड बाद 120 ना? और 6 सेकंड बाद 6 और 4 10 ही होगा। और अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? हाफ जी का मतलब 5 है ना? तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 6, 120। नहीं समझ में आई बात? तो ये रिजल्ट आपके क्या प्रूव हो चुके हैं कि आप कभी भी निकाल सकते हो इससे रिजल्ट। तो जिन दो अलग अलग टाइम्स पे देखा, उनको अगर आप यूज करोगे तो हाफ जी T1 T2 हाइट देगा और T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट देगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है, वहां से u निकाल सकते हो। कहानी क्लियर? अब आगे समझते हैं। इसी सवाल में अपन ने एक बात और की थी कि आपसे एक सवाल कहा गया था कि साहब ये मेरे पास टावर है, इस टावर से एक बॉल को यू से ऊपर फेंका, उसी वक्त दूसरी बॉल को यू से नीचे फेंका और एक बॉल को यू से यहां छोड़ दिया। अगर ये T1 टाइम में जमीन पे आती है, ये T2 टाइम में जमीन पे आती है और ये T टाइम में आती है, तो T की वैल्यू क्या हमने इसको प्रूव कर लिया था? कर लिया था ना प्रूव? ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, एक बार प्रूव कर लिया फिर आपको याद रखना है। तो 3 रिजल्ट यहां पे हो गए जो लगभग एक ही कंसेप्ट को बिलोंग करते हैं। हेलो, अब ध्यान से समझिएगा। हमने पिछली क्लास के अंदर आई थिंक वो ड्रॉप वाले सवाल नहीं किए थे, कर लिए थे ना? बोलो पक्का? एक सवाल का आंसर निकालना है, पहले क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। लिखो, water drops are continuously water drops are continuously falling water drops are continuously falling from height 25 meter, from height 25 meter. When first drop is hitting the ground, when first drop is hitting the ground, seventh drop going to release, seventh drop going to release, what will be the height of, what will be the height of successive drops from the ground? What will be the height of the successive drops from the ground? देखते हैं कितने लोग आंसर निकालते हैं।
हाँ जी, हमने कहा कि अगर सेवेंथ ड्रॉप रिलीज होने वाली है तो कितनी रिलीज हो गई? 6 ना? बहुत बढ़िया। जरा मुझे बताइए, क्या सिक्स ड्रॉप है, अगर वो एक्स चली तो ये 3x, ये ये 11 है ये। इनका सम करो, 36। नहीं समझ में आई बात? तो ये टोटल कितना है? 25 ना? तो 36, मैंने सवाल में 6 लिखवाया है, 7 गोइंग टू रिलीज ना? ठीक है, तो 36 x बिकम्स इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 25/36, x मिल गया आपको। अब जरा बताइए, इसकी हाइट कितनी है? 11x, 11x कर दोगे। इसकी हाइट 11 + 9 20x। अरे यहां से देखोगे ना, नहीं समझ में आई बात? इसकी हाइट 27x, इसकी हाइट 32x, इसकी हाइट नहीं समझ में आया भाई। आपसे ग्राउंड से अगर बतानी है, सक्सेसिव की हाइट बतानी थी आपको, तो ये तो 9x है। अरे भाई सॉरी, सबसे पहले यार डायग्राम देख के इमोशनल मत होना है ना। 11x, ये कितना है? 20x, ये कितना है? 27x। उसके बाद ये कितना है? यहां तक आ जाओ, 32x। उसके बाद ये कितना है? 35x। और वो तो 20 वही सही, 36x। बता सकते हो ना सबका पोजीशन? ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के ड्रॉप वाले सवाल आसानी से कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एक हॉट एयर बलून, एक हॉट एयर बलून कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चलता है। किससे चलता है? हॉट एयर बलून कभी देखा आप लोगों ने? हॉट एयर बलून के अंदर लगातार वो फायर शॉट देते हैं, आग के शॉट चलते हैं ना। क्यों देते हैं वो? ताकि उसके अंदर भरी हुई हवा हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका थर्मल एक्सपांशन हो जाए, उसकी डेंसिटी डेंसिटी अगर उससे कम हो गई तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो वो हवा में ऊपर चलेगा। समझ में आई बात? तो एक हॉट एयर बलून टी बराबर 0 पर धरती पे था और यहां से कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलना शुरू करता है। किससे? 4 सेकंड बाद उस बलून में खड़ा हुआ इंसान क्या करता है? एक स्टोन को छोड़ देता है उससे। क्या छोड़ देता है? तो जब स्टोन ग्राउंड पे पहुंचेगा तो बलून ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा, ये सवाल है। नहीं समझ में आया? लिखो, लिखो। A hot air balloon, hot air balloon start rising, start rising upward, start rising upward with constant speed, with constant speed 10 meter per second, 10 meter per second, with constant speed 10 meter per second. After 4 second, after 4 second, a person inside the balloon, after 4 seconds, a person inside the balloon released a stone, released a stone. What will be the height of the balloon when, what will be the height of the balloon when stone reaches to ground? Height of the balloon when stone reaches to the ground.
समझ में आया? किसी ने कुछ बोला था। हाँ, किसी ने बोला, क्या बोला? 80। यस, 80 इज द राइट आंसर। आप मुझे बताइए, आपने कितने टाइम के बाद बलून से स्टोन छोड़ा? 4 सेकंड के बाद ना। अच्छा बताइए, बलून की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल? बलून की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो जब आप स्टोन छोड़ोगे तो स्टोन की स्पीड कितनी? किधर? नीचे। मतलब इतना टैलेंट लाते कहां से हो तुम लोग? बलून किधर जा रहा है? तो जब स्टोन छोड़ोगे तो स्टोन के पास भी तो वेलोसिटी ऊपर ही रही होगी ना, तो नीचे कैसे भागेगा छोड़ते हो? जब बलून से स्टोन छोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात में, आपने है ना कई बार ऐसा देखा होगा, हमारे देश के अंदर काबिलियत बहुत है लोगों के अंदर ना, और कितना भी हाईली क्वालिफाइड बंदा हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या आईएएस हो, ट्रेन से उतरने की जल्दी सबको होती है। अगर वो अकेला है, फैमिली साथ नहीं है, तो पक्का वो कोशिश करता है कि ट्रेन के रुकने से पहले मैं कूद जाऊं, है ना? तो होता क्या है कि आपकी जो ट्रेन है वो चल रही है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक आ गई आपकी ट्रेन। जब रेलवे स्टेशन के नजदीक आ गए तो मान लीजिए आपकी ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट ट्रेन में सबकी स्पीड भी कितनी है? तो ट्रेन जब आप चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तभी अगर आप हवा में कूद गए तो आपके पास भी ट्रेन की स्पीड थी ना 5। तो जैसे ही आपके फीट ग्राउंड के लैंड करेंगे, उसी इंस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से फीट की स्पीड तो क्या हो गई? 0। कम क्या, रुक गया ना पांव वहीं। लेकिन अपर बॉडी की तो 5 है ना। नहीं समझ में आई बात? तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। तो फिर करें क्या कि साहब, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, अगर उसी स्पीड से मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो मैं सुरक्षित हूं। नहीं समझ में आई बात? बलून की स्पीड कितनी? किधर? तो जितने भी ऑब्जेक्ट बलून में, उसकी भी 10 ऊपर ना। आपने कितने सेकंड के बाद स्टोन रिलीज किया? 4 सेकंड बाद बलून कितना ऊपर? 10 मीटर पर सेकंड से 40 जाएगा। मतलब जहां से आपने स्टोन रिलीज किया, उस टाइम आप 40 मीटर हाइट पे थे, और स्टोन के पास वेलोसिटी कितनी? 10 से अगर ऊपर जाएगा तो कितने सेकंड में रुकेगा? कितनी दूर जाकर रुकेगा? तो जमीन से कितना ऊपर जाके रुका? 45 नीचे आने का टाइम, और रुकने का 1 + 3, क्या 4 सेकंड में वो धरती पहुंच जाएगा? और 4 सेकंड तक बलून क्या कर रहा है? नहीं समझ आया। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बलून एट दैट मोमेंट? नहीं समझ में आई बात? अब जरा मुझे बताइए, आप बता सकते हैं स्टोन ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा? दो तरह की आवाज आ रही है, बताओ ना। अरे यार, मैक्सिमम हाइट से कितने सेकंड में जमीन पे आया? और 3 सेकंड बाद स्पीड क्या होगी? 30 ना। क्या हमने ये बात सीख ली थी कि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो ऑब्जेक्ट अपोजिट चलें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चले तो? नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, जब ग्राउंड के स्टोन हिट करेगा तो स्टोन की स्पीड कितनी? तब बलून की कितनी? तो बलून में खड़े हुए आदमी को स्टोन किस स्पीड से टकरा दिख रहा है? 40। टी बराबर 0 पर बलून यहां था, 4 सेकंड बाद बलून यहां है। हेलो, किस टाइम पर यहां पर है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो टी बराबर 4 सेकंड पर बलून धरातल से 40 मीटर की ऊंचाई पर होगा। अरे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा गरीबों। अच्छा कांस्टेंट है क्या 10 मीटर पर सेकंड? बहुत बढ़िया। उसी वक्त यहां से ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए एक भाई साहब एक पत्थर को छोड़ते हैं,
पत्थर रिलीज किया है, यहां रिलीज का मतलब समझना जरूरी है। नहीं समझोगे, रिलीज का मतलब क्या? छोड़ना। भाई तो अगर छोड़ रहा हूं तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो अगर मैं रेस्ट पे होता तो वो भी रेस्ट पे होता, पर क्योंकि मैं चल रहा हूं तो वो भी चल रहा है। मेरी वेलोसिटी कितनी? किधर? तो पत्थर की कितनी? किधर? नहीं समझ में आई बात? तो आप कहोगे साहब जब आपने रिलीज किया इसको यहां पर, तब इसके पास 10 मीटर पर सेकंड ऊपर था नहीं था? अब ये गरीब 1 सेकंड में रुकेगा नहीं रुकेगा? फिर जमीन पे आएगा नहीं आएगा? आप कहोगे कि साहब यहां से ये जो हाइट होगी ये 5 मीटर होगी, तो जमीन से ये जो हाइट होगी ये 45 मीटर होगी। क्या स्टोन यहां रेस्ट पे आ जाएगा? यहां स्टोन विल बी एट रेस्ट ना? नहीं समझ में आई बात? यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसका ये मतलब वो अब तो नीचे चलेगा ना, तो 45 मीटर नीचे जब आएगा तो 30 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। नहीं समझ में आया? तो रिलीज करने के कितने टाइम के बाद? तब बलून कहां है? ये कितना हो गया? 80 मीटर ना? इसकी वेलोसिटी कितनी? मीटर पर। इसकी कितनी? तो जब ये वाले भाई साहब देखेंगे ये तो कितना दिखेगा? अब सुनना ध्यान से, जहां से आपने स्टोन को रिलीज किया तब स्टोन ग्राउंड से कितनी हाइट पे था? और फाइनली कहां है? जमीन पर। तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना? बहुत बदतमीज हो तुम, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। -40। नहीं समझ में आया? यूज करें H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर लें टाइम निकालने के लिए। ये कितना? माइनस इक्वल टू 10t ना, -5t स्क्वायर। माइनस क्यों? ये ऊपर है और जी नीचे है। अरे बोलो ना भैया। चलो तमीज से लिखते हैं, -5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 40 इक्वल टू, ए की वैल्यू बताओ। -5 ना? बी की वैल्यू? सी की वैल्यू? क्या क्वाड्रेटिक है? टी की वैल्यू बताओ। -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर बताओ। सो -4ac -800। 4a -20। अरे ये -20 नहीं है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a -20 और इंटू सी -800 और ये भी माइनस, तो +800 डिवाइडेड बाय -10। 2a ये 900 है, 900 का रूट, तो -10 प्लस -30 बाय -10। When we use the negative sign, upper term becomes equals to -40, -40 upon -10, तो T1 कितना? 4, T2 कितना? अरे प्लस काम में लूंगा ना, तो 20 अपॉन -10 कितना? क्या समय कभी ऋणात्मक हो सकता है? कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा बच्चों से, क्वांटा। हेलो, बोले उनसे ऐसे पूछा बच्चों कि सर आप खाली टाइम किस में दिमाग चलता है? कि साहब मैं खाली टाइम में हमेशा ये सोचता हूँ कि यार टाइम का क्वांटा होगा तो क्या होगा। साइंस बैकग्राउंड के आदमी है ये। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप किस बंदे के सामने बैठे हो और किससे बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
क्वांटा, क्वांटा का मतलब आपने समझा, अभी अभी पढ़ा हुआ ना इलेक्ट्रो में, क्या होता है क्वांटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। आ जाए यहां, कितने सेकंड में टकराएगा? अब रुक जाओ, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सबर रखो। वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 4 सेकंड, v इक्वल्स टू 10 - g × 4 ना, तो ये -40 है ना, -30 मीटर/सेकंड। माइनस का मतलब नीचे, नहीं समझ में आया? आया कुछ समझ में? हाँ जी। तो बताओ, टाइम का क्वांटा, अच्छा टाइम वेक्टर या स्केलर? वो ये पूछा उन्होंने, टाइम वेक्टर या स्केलर? स्केलर ना, जबकि उसकी डायरेक्शन होती है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं। समझ में आई बात? पर बहुत सारी चीजें देखो, साइंस जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं वो बताते हैं टाइम क्या है, स्केलर, क्योंकि उसका एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो नहीं करती, कम्यूटेटिव नहीं होता, सब बकवास है। नहीं समझ में आई? उसको टाइम का क्वांटा क्या होगा? तो अब एवरीथिंग इज रिलेटिव, कि साहब मेरे पास वो घड़ी लगी हुई वहां, एक घड़ी वो होती है जिसमें सेकंड भी ऐसे मार्जिन होते हैं, 1 2 3 सेकंड सेकंड। एक घड़ी और होती है जिसमें सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, एक घड़ी में 12 3 6 और 9 ही लिखा होता है, और आजकल तो वो भी लिखा हुआ नहीं आता। नहीं समझ में आई बात? तो जिसमें सेकंड लिखा हुआ है उसका क्वांटा सेकंड है, क्योंकि वो लोवेस्ट टाइम जो शो कर रही है वो क्या है, सेकंड। नहीं समझ में आई बात? तो असल चीज ये है कि ये तो वो बात कर रहा है ना जिसके पास घड़ी है, उस हिसाब से। एक बंदा है जिसके पास घड़ी है साहब, वो तो 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, उसका कुछ बजता ही नहीं उसमें, तो क्वांटा 1 आवर हो गया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटा? अगर बात की जाए तो मिनिमम एग्जिस्ट करने वाली वो वैल्यू जो बदली जा सके, जो ट्रांसफरेबल हो। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द क्वांटा विच इज वैलिड एवरीवेयर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछ ले कि साहब इसका क्वांटा होता नहीं, एवरीथिंग इज क्वांटाइज इन यूनिवर्स, नथिंग इज कंटिन्यूस, एवरीथिंग इज क्वांटाइज, कुछ भी कंटिन्यूस नहीं है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप क्योंकि प्रैक्टिकलिटी देखोगे आप, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी बहुत ढंग से समझाती है इन सब चीजों को। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे ना तो वो इन पर बहुत एम्फेसिस करती है, ये बेसिक्स है कि एवरीथिंग इज क्वांटाइज, नथिंग इज कंटिन्यूस। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये फैन वाला, ये 3 डॉट बना रखे ना, मैंने बनाए ये किस जमाने में। हेलो, अगर इसको भी हाथ से घुमा दूं ना तो तुम एक एक डॉट को घूमते हुए देखोगे। हेलो, फिर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो डॉट है ये कंटिन्यूस है या क्वांटाइज है? कि सब क्वांटाइज है, डिस्क्रीट है, कि यहाँ है, दूसरा वहां है, तीसरा यहाँ है। अब इसको 5 की स्पीड में चला दे, तेरे को रिंग दिखेगी। फुल स्पीड पे क्या दिखती है? रिंग। तो अब मुझे बता, वो कंटिन्यूस है या क्वांटाइज है? जब 5 की स्पीड में चला दूंगा तब क्या है? तब तो कंटिन्यूस है ना। तो वो कंटिन्यूस आपको नजर आ रही है, आपकी प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली तो क्वांटाइज थी। नहीं समझ में आया? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं बेटा एक काम करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब लगाता हूं यहां, और इस क्लास में बैठ कर आपसे पूछता हूं कि बल्ब बता कितने हैं, कि सब 8 मेरे सामने तो लगाए, और मैं गिन भी सकता हूं। फिर रात के अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके से पूछूं बता क्या, बोले ट्यूबलाइट। नहीं समझ में आई बात? तो उसको तो कंटिन्यूस नजर आएगी ना। एट द सेम मोमेंट आपके पास मोबाइल फोन में कैमरा होता है, एक जमाने में वो दूसरा चिटपिट वाला फोन आता था, उसमें कैमरा होता था 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। पिक्सल मतलब वो बॉक्सेस, डब्बे जिनसे मिलकर इमेज बनेगी। हेलो, यार 1 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा नहीं होता, बोले क्यों? बोले इमेज को जब जूम करते तो फट जाती है। फट जाने का मतलब क्या हुआ? वो पिक्सल्स, डब्बे आपको अलग अलग नजर आने लगते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो वो जो इमेज थी वो तो बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस से मिलकर बनी हुई थी ना, तो वो क्वांटाइज थी। पर अगर सेम साइज में डब्बों का नंबर बढ़ा दूं
तो ऑल द डब्बे इज वेरी क्लोजली पैक्ड। अरे यार, मेरे फोन का कैमरा 15 मेगापिक्सल है, यानी 15 × 10⁻⁶ डब्बे हैं। अब इतनी सी स्क्रीन पे जब जूम करेगा तो अलग अलग दिखेंगे तेरे को। तो कहेगा मेरी इमेज बड़ी अच्छी आती है, पिक्चर नहीं पड़ती। हेलो। तो आपको वो पिक्चर दिख रही है कंटिन्यूस, ये आपकी प्रॉब्लम है। पर कैमरे ने खुद नहीं बोल दिया भैया मैंने इतने डब्बों से मिलकर बनाई है इसको, तो थी तो वो क्वांटाइज ना। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज व्हाट? क्वांटा। जो मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू हो, जो वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्या बात, एक सुर में तो तुम 100 आंसर गलत बोलते हो। मैंने क्या बोला कि साहब आपने कहा था आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाओगे, अभी आप कुछ देर से बहुत बकवास कर रहे हो। मैंने कहा जो मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू हो वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जरूरी। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी? रुपया कितना रुपया? अच्छा, इंडियन करेंसी का क्वांटा पैसा है या रुपया? पैसा। दे 5 पैसे दे। इज इट 5 पैसा इज ट्रांसफरेबल? व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू? 1 रुपया। आजकल चवन्नी ठन्नी कोई नहीं लेता। फोन पे हो जाता है। आप मुझे बताओ मिनिमम ट्रांसफरेबल क्या है? 1 रुपीज। लेकिन पैसा एग्जिस्ट तो करता है ना। तो जो एग्जिस्ट करता है मिनिमम वो ट्रांसफरेबल हो, ये जरूरी। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी? फोटोन। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उससे छोटे गरीब भी होते हैं, क्वार्क। नहीं समझ में आया? तो जो ट्रांसफरेबल है वो मिनिमम हो, ये जरूरी। अब क्वार्क जो है वो बहुत गरीब है। वो क्या कर... वो क्या करते हैं कि वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। उनको अलग किया को खत्म। उनका लाइफ स्पान इतना कम होता है कि इफ यू सेपरेट द क्वार्क दे विल डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ। तो वो डीडीयू यूयू की फॉर्म में होंगे, यूयू डी डीडीयू। फिर या तो उससे बनेगा प्रोटॉन या बनेगा न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। अब आ जाए मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे सब फिजिक्स की चीजें थी। जो चीजें तुम ना 5 अलग अलग चैप्टर में पढ़ते अलग अलग जगह, वो मैंने 10 मिनट में बता दी। बोले सर हमें याद रहे तब ना। अब सुनिएगा ध्यान से। अल्टीमेटली क्या क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क हर चीज का क्वांटम। मैं कह रहा हूं ना, यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट थी, एमी नोइदन। एमी नोइदन जर्मन साइंटिस्ट थी। जब वो 26 ईयर की थी तब उसकी डेथ हो गई थी। और उसने जो थ्योरम्स दी थी, मैथमेटिकल थ्योरम्स, वो इतनी यूजफुल थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पर बहुत काम किया था। कुछ लोग बहुत जीनियस पैदा होते थे। मोस्ले मोस्ले भी 26 साल की उम्र में चले गया था। वो तुम जितनी भी चीजें पढ़ते हो ना, मोस्ले पीरियोडिक टेबल, मोस्ले थ्योरम, सब 26 साल की इससे पहले दे दिया उसने। और वो इतना बदनसीब था, गरीब, कि वो है ना अपने दोस्तों के साथ ऐसे खड़ा हुआ था, गप्पे मार रहा था कहीं कॉलेज के बाहर। एक शार्प शूटर आया, गोली मार के चला गया। हुआ क्या, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो किसी से मिलते हुए थे। मोस्ले गया। अच्छा आ जाए अपन वापस। अब सवाल तुम्हें करना है। कोई भी बच्चा पेन टच नहीं करेगा, फिर बाद में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सुनो ध्यान से। अरे आ जाना भैया, मानते ही नहीं हो। 200 मीटर ऊंचाई का टावर है ना, 200 मीटर का। क्यों मान लेते, वो है। मानेगा तो तब जब नहीं होता।
यहां से एक बॉल है हमारे पास ए, इसको हमने ऊपर फेंका U1 से, किससे फेंका, समझ में आ गई बात, और एक बॉल को यहां से छोड़ा, रिलीज किया बी को, रिलीज। इस तरह के सवाल बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ये U1 रिलीज किया तो U2 क्या है, 0, समझ में आ गई बात। एंड U1 इज व्हाट ना, 50, 125 से वापस आ जाएगी भैया, 200 मीटर है वो, 70, नहीं नहीं नहीं, 80 ले ले, बाहर में गया 50। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों बॉल्स एक ही लाइन के अलोंग चल रही हैं। अब अपना काम हो गया ना, समझो आप, दोनों बॉल, तो क्या ये टकराएंगी, पक्का टकराएंगी, सोच लो, टकराएंगी, सोच लो, टकराएंगे टकराएंगे। ये भी तो पॉसिबल है कि ऊपर वाली बॉल जब नीचे आ रही उसके पहले ही घूम के वापस आ जाए, दे विल कोलाइड और नॉट। आंखें बंद करके मत बोला करो, मुझे ऐसा लगता है कि टकराई, तेरे लगने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स का बता। अच्छा पहले एक कंसेप्ट सुनो, अपन ने एक बात की थी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो क्वांटिटीज हो तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, है ना, सेम डायरेक्शन में हो माइनस। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 5 बॉल्स हैं, 5, जिनको किसी हाइट से, एक को सीधा ऊपर फेंक दिया, एक को किसी एंगल पे फेंक दिया, एक को किसी एंगल पे नीचे फेंक दिया, एक को सीधा नीचे फेंक दिया, एक को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। आप मुझे बताइए उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, सबका 0। अरे आज से एक रूल बनाते हैं, रूल नंबर 1, कि अपने आप पे हम कभी शक नहीं करेंगे। हाँ तुम करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी हम बोलेंगे गलत निकलेगा, फिर सही गलत बात। आप मुझे बताइए, बोलो का आप मर्जी में जहां से फेंको, सबकी धरती तो एक ही है ना, सबका जी नीचे ही ना, सबके जी का डायरेक्शन सेम, सबका मैग्नीट्यूड सेम, सबका एक्सेलरेशन सेम, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। बाहर में गया, आपने किधर फेंका उससे क्या मतलब। अरे यार, आप बॉल इधर फेंकोगे तो भी जी नीचे, किसी एंगल में फेंका तो भी जी नीचे, छोड़ दिया तो भी जी नीचे। अरे यार, सबका जी, सबका जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन। आज के बाद दिमाग में सेट कर लेना, अगर आपने किसी भी चीज को हवा में फेंक दिया, तेरी मर्जी में जिस स्पीड स्पीड फेंक तू, तेरी मर्जी में जिस एंगल में फेंक, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो सवाल बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं ना भैया। नहीं समझ में आया। आप मुझे बताइए, क्या दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज माइनस जी, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ऑल्सो माइनस जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या, हम ऐसे ही बात कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन, सॉरी ये कहां चला गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या, 0 ना। नहीं समझ में आई बात, कहानी क्लियर। आप मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी, इसकी कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड ना, रिलेटिव सेपरेशन बताओ, 200। आप मुझे बताओ इस रिलेटिव वेलोसिटी से ये रिलेटिव सेपरेशन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, t बराबर 200/50 क्या आएगा, मतलब 4 सेकंड में ये मिल जाएंगी। 4 सेकंड में इनका रिलेटिव सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0, और रिलेटिव सेपरेशन 0 होने का मतलब क्या है, दे विल कोलाइड। अब मुझे बताओ क्या 4 सेकंड में ये टकराएंगी, आप मेरी बात को समझना ध्यान से, 4 सेकंड में ऊपर वाली बॉल कितना नीचे चली, और नीचे से हाइट कितनी बची उसकी, 100। अब काम की चीज है, यहां फंसते हैं सवालों में,
साफ हो जाएंगे लोग। आप मुझे बताओ, आपने इसको किस स्पीड से फेंका? 50 ना, बड़े काम की चीज है। अगर तू 50 से फेंकेगा तो 4 सेकंड में कितना ऊपर है? 120। और वो कितना नीचे आ गई? तो वो भी जमीन से 120 ही ऊपर है। तो जैसे ही ये ऊपर, 4 सेकंड में कितना, इसकी स्पीड कितनी? 400। 4 सेकंड नहीं नहीं नहीं, 4 सेकंड बाद 10 ना यार, 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी? और कितनी हाइट पे है ये तो क्लियर ना, 120 पक्का ना? और 4 सेकंड में वो कितना नीचे आई? और आपके सवाल के मुताबिक तो 4 सेकंड में वो मिल गई। 4 सेकंड में मिल गई तो आपको ये देखना ही नहीं है कि ये बॉल कहां है, सिर्फ इसका देख लो 4 सेकंड में कितना गिरी, क्योंकि मिल गई ना वो तो। अरे यार, क्या 4 सेकंड में यहां कहीं ये 80 आई? तो ये अगर 80 है, ये अगर 80 मीटर है, तो ये वाली बॉल जमीन से कितना ऊपर है? 100। तो टी बराबर 4 सेकंड में टकरा रही होंगी ना? नहीं समझ में आई बात? तो आप मुझे बताइए ये कब मिली, कहां मिली? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आई बात? तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है ये होता है कि ये कब मिलेंगी और कहां मिलेंगी। अब अगला सवाल समझना। अगर मैं आपसे कहता, अगर मैं आपसे कहता कि बताइए, ऊपर वाली बॉल को, ऊपर वाली बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, किससे फेंका? और नीचे वाली बॉल को ऊपर फेंका 30 से, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? 50 ना? कितने सेकंड के बाद मिलेंगी? कहां मिलेंगी? बदतमीजों, अब 120 में नहीं मिलेंगी, 120 में मिलेंगी। अब 120 पे नहीं मिलेंगी ना? अच्छा पहले एक काम करो, सवाल लिखो ये वाला, लिखो। a ball a projected, a ball a projected vertically upward, vertically upward, a ball a projected vertically upward with speed 50 meter per second, with speed 50 meter per second from foot of the tower, from foot of the tower of height 200 meter, from foot of the tower of height 200 meter. At the same time, at the same time, another ball B, another ball B released from, another ball B released from top of the tower, released from top of the tower. Find out time and position, find out time and position at which they collide. Find out time and position at which they collide. क्या समझ में आया तेरे? ये सवाल समझ में आ गया तेरे? अगर ये इस क्वेश्चन को मैं कोई भी डाटा फ्रेम को दूसरा बना दूं तो कितना टाइम लेगी सॉल्व करने में? ये तो गड़बड़ है ना, तो तू जो कल जो बात कह रही थी यही तो गड़बड़ था बेटा। मैं शुरू से तुम्हें एक ही बात समझाता आया हूं। देखो सुनो, मेरी बात सुनो यार, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत दुख होता है इस बात है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट बायो में 355 360 भी लाते हैं, केमिस्ट्री में भी 130 140 50 नंबर लेके आए थे, फिजिक्स में 70 80 50 60 पे लड़ते रहते हैं। अगर आप फिजिक्स के साथ सोतेला व्यवहार करोगे कभी नंबर नहीं आएंगे, और ये बात क्लियर है। अगर आपने फिजिक्स को उसका हक दिया, उसका टाइम दिया, तो फिजिक्स सबसे ऑनेस्ट सब्जेक्ट है। कल सर ने क्लियर कहा सब बच्चों के सामने कि मेरा सबसे कमजोर क्या था? फिजिक्स। और मेरी टॉप रैंक की फिजिक्स की वजह आई।
एंड सेम थिंग इज हैपेंड विद मी। मेरे तो ग्रेस नंबर थे, उनको तो 84 या तो 57 बाय ग्रेस, रेहम से पास हुए थे, या तो एनटीए ग्रेस देता है। तो ग्रेस से पास हुए थे। पर ये जरूरी चीज है, समझ में आने के बाद कॉन्सेप्ट को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि एक कोई भी डाटा अगर मैं बदल के सवाल पूछूं, भाई आपको वेराइटी ऑफ सवाल सारे मैं करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जितनी वेराइटी बनती है सब, उनके प्रैक्टिस इस लेवल पे करो कि उस तरह कोई सवाल आए ना तो टाइम, दिमाग सोचने में वक्त मिले कि सवाल क्या है, कैसे करेंगे, कैसे स्टेप लेंगे, फटाफट पकड़ में आना चाहिए कंसेप्ट। एक दूसरी एक और जरूरी चीज, बहुत जरूरी, नहीं करते हो तुम लोग, खुद का ही फ्यूचर है ना यार। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, मैं आपको पहली क्लास से एक बार कई बार कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले पढ़ाई की, यूज योर क्लास ब्रेक फॉर द रिवीजन। अभी तो फिजिक्स का अपना लास्ट पीरियड होता है ना? आप यहां से निकलो ही 10 मिनट बाद, जब आप पूरे चीज नोट्स को रिवाइज कर लो, इसके पहले जो टाइम विंडो मिला था उसके पहले जो क्लास हुई वही रिवाइज कर लो। अगर तुम 1.5 घंटे का लेक्चर यहीं बैठ के लेक्चर के जस्ट बाद रिवाइज करोगे ना, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में रिवीजन हो जाता है। अब आप सोचो, सुबह तुम्हारी पहली क्लास तुम कितने बजे आए थे? 7 बजे स्टार्ट होगी क्लास मान ले, जो भी मैं क्लास की बात कर रहा हूं, क्लास आपकी जो पहली क्लास खत्म हुई वो क्लास कितने बजे खत्म हुई? आप मुझे बताओ अभी तक अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया और घर जाओगे, खाना खाओगे, फिर रेस्ट करोगे, 5 बजे रिवीजन करोगे, जो आप सुबह 10 से 12 मिनट में रिवाइज कर सकते थे ना, वही कंटेंट शाम को 1 घंटे में रिवाइज होगा। और अगर कल रिवाइज करोगे तो 1.5 से 2 घंटे, और कल भी छोड़ दिया तो परसों शुद्ध तेलुगु। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे कम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले, ब्रेक को रिवाइज के लिए काम लो और घर जाके सीधे सवाल शुरू करो। डोंट रीड द थ्योरी अगेन। देखना तुम्हारा मन करेगा कि नहीं यार थ्योरी नहीं पढ़ेंगे सवाल नहीं बनेंगे, बनेंगे। सवाल तो उठा के देख, सवाल तुझसे वही पूछ रहा है जो तूने आज सीखा है, तो दिमाग में हिट करता है इमीडिएट, अच्छा ये सर ने बताया था, ये सवाल था, तो आप इमीडिएटली सवालों की प्रैक्टिस करो। जहां अटको वहां थ्योरी देख लो, प्रॉपर टाइम को यूज करो। आप समझना ध्यान से, हमने सवाल कर लिया, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन, कहानी क्लियर ना? ये आंसर तो क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कहता इसी सवाल के अंदर कि मेरे पास ये टावर है, अब इस टावर के अंदर मैंने क्या किया, इस टावर के अंदर हमने, ये ध्यान से देखना, इस टावर की हाइट वापस 200 मीटर ले लें। अब एक बॉल को यहां से फेंका नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉल को उसी टाइम ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। टी इक्वल टू 0 पे ये यहां थी और टी इक्वल टू 0 पर ये यहां है। ये कहानी क्लियर हुई नहीं हुई? आप बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी 50 ना, कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल? क्योंकि ए रिलेटिव 0 है। कहानी क्लियर? रिलेटिव सेपरेशन कितना? 200। तो टाइम कितना? टाइम तो अभी भी 4 ही लगेगा ना, 200 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 4 सेकंड, टाइम तो मिल गया। अब एक काम करते हैं, जो बॉल नीचे चल रही होती है ना उसके लिए सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव होते हैं, बेसिकली सारे नेगेटिव होते हैं जो पॉजिटिव बन जाते हैं। अरे बोलो भैया, आप मुझे बताओ 4 सेकंड में कितना नीचे चलेगी? तो आप लिखोगे, इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं, h इक्वल टू 20 × 4 प्लस 5 × 4 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये हाफ जी है। बोलो ना भैया, कितना हुआ? 80 प्लस 80 कितना? 100। अब मुझे बताओ, वो 160 तो ये 40। अब काम की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, आप मुझे बताओ, ये बॉल, ये बॉल, रुक तो सही, 3 सेकंड में रुक जाएगी और अगले 1 सेकंड में नीचे आएगी, तो 3 सेकंड में कितना ऊपर जाके रुकी? 45। फिर 1 सेकंड में कितना नीचे आई? 5। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे? और वो 160 नीचे, मतलब वो भी ग्राउंड से 40 पे ही है। तो मजेदार चीज क्या है? अरे मिलेंगी ना यार, ऐसे मत करो भैया। नहीं,
नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आया? तुम्हारे सिर्फ इतना समझ में आया कि साहब वो 160 आ गया, आपने सोल्व किया कुछ ना कुछ। और ये हमें समझ में आ गया साहब, ये तो क्लियर है। हेलो, आप मुझे बताओ ये किस बॉल के लिए निकाला मैंने? 4 सेकंड में इसकी बात करें, ये मान लो H1 है, H2 की बात करें, U कितना? 30 इंटू माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर ना, 120 माइनस 80 मतलब 40 मीटर ना। तो ये यहां से 40, तो वहां से कितना? और वो वहां से 160, तो यहां से कितना? तो मिल गई ना। अब इंटरेस्टिंग चीज समझना, कितने सेकंड के बाद ये उससे मिली? बहुत बढ़िया। और 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी? 60। अरे 20 थी ना यार, 4 सेकंड में समझो बात को कितनी। तो जो ऊपर वाली बॉल है वो नीचे चल रही होगी 60 से, और जो नीचे से ऊपर फेंकी थी वो 1 सेकंड 3 सेकंड में रुकी, और 1 सेकंड बाद 10 से, तो वो चल रही होगी 10 से इधर, ये चल रही थी। तो बताओ उसने इसको कितनी स्पीड से टकराया? 50 से। नहीं 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 नहीं। तेरे ये सवाल टाइम तक समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? हाँ? अरे यार वो तो मैं ही बोल रहा हूँ टाइम तक आया। वो तो मैं समझा दूंगा। नहीं, गलत बात। कितना समझ में आया? पूरा पक्का? पक्का समझ में आ गया? अगर मान ले ये सवाल मैं टेस्ट में दे दूं, आज ही जाकर इस कंसेप्ट पे अगले टेस्ट का सवाल बनाऊंगा मैं, इसलिए पूछ लो। और सवाल कैसा बनाऊंगा? इन अबाउ क्वेश्चन व्हाट इज दिस आंसर, इन अबाउ क्वेश्चन 4 पार्ट होंगे। तो एक सवाल 20 नंबर का हो गया, 16 नंबर का गलत हुआ तो 20 गए, रिस्क तुम्हारी है। वो सोचता है सर टाइम तक तो सही कर ही दूंगा। गलत बात। अच्छा सुनो मेरी बात, ये तो अपन ने अभी सिंपल बात कर ली, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि 4 सेकंड में टकराएंगी? 4 सेकंड में ये बॉल कितना नीचे चली तो कितना, 4 सेकंड में कितना ऊपर तो, क्या ये टावर 200 मीटर ऊपर था? यहां मान लेते हैं 40, कितना मान लें? 40, तो ये कितना? 160 मीटर ना। तो बॉल बी यहां होगी, बॉल बी, और बॉल ए यहां होगी। आप मुझे बता सकते हो बॉल बी की स्पीड कितनी? आपके पास सीधा मेथड तो क्या कि साहब 20 से आपने फेंकी थी और जी हर सेकंड में 10 बढ़ा देगा। अच्छा अगर ये समझ में नहीं आया तो भाड़ में गया। वी बी इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू 4, वी बराबर यू प्लस 80। इसकी बात करें, वी ए इक्वल टू 30 माइनस 10 इंटू 4, माइनस क्यों? इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उसके सारे पॉजिटिव नहीं थे, सारे नेगेटिव थे इसलिए पॉजिटिव हो गए। मान लिया मान लिया। कितना? -10 मीटर पर सेकंड, तो माइनस का मतलब नीचे ना। तो ये चल रही होगी किससे? 60 मीटर पर सेकंड, ये चल रही होगी 10 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे अभी कि सर उसका तो प्लस आपने नीचे लिया, इसका माइनस आपने नीचे लिया, गलत बात। नहीं नहीं तुम बाहर पूछो, इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ। मेरे कान में आके 4 लोग पूछेंगे पक्का कि सर ये तो प्लस था तो नीचे,
ये माइनस से तो नीचे, क्या गड़बड़ है भैया? हाँ, उसका नीचे वाला है हमने प्लस लिया है, इसका ऊपर वाला प्लस लिया है। नहीं समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना? बनाओ जल्दी से इसको। अच्छा क्वेश्चन लिखाना है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, शाबाश लिखो। A ball A projected vertically upward, a ball A projected vertically upward with speed 30 meter per second, with speed 30 meter per second from foot of the tower of height 200 meter, from रूट कौन बोल रहा है? ओ भाई साहब, foot of the tower of tower of height 200 meter. At the same time, another ball B, at the same time, another ball B projected vertically downward, projected vertically downward with speed 20 meter per second, projected vertically downward with speed 20 meter per second from top of the tower, from top of the tower. Find out number one, time after which they collide, time after which they collide. Number two, height from the ground at which they collide, height from the ground at which they collide. Number three, height from the ground at which they collide. हमें ground side बताना है ना. और तीसरा, what will be velocities of balls at the time of collision, velocities of the balls at the time of collision. ध्यान से समझिएगा, ये जो बेटा ये है ना, इसको मैं एक बार यहां से, ये तो कहानी क्लियर हो गई, इसको हटा रहा हूं, इस वेलोसिटीज को ना, इसको अपन अलग से कैलकुलेशन करेंगे, वरना बाद में तुम रिवीजन करोगे तब कंफ्यूज रहेगा. ठीक है, आप सबसे पहले ये निकाल लो. ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने ये 160 कहां से निकाला है? हाँ, फ्रॉम टॉप ना, और ये 40 कहां सा है? फ्रॉम ग्राउंड, है ना? तो ग्राउंड से दोनों 40 हो जाएगा. मुझे आवाज ही नहीं आ रही यहां तक. अब बोल. हाँ, फिर वो टाइम ही नहीं आएगा ना आपका. जैसे क्या होगा अगर मैं इसकी स्पीड अभी कर दूं उल्टी, जैसे अगर आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में वो उसको मैच कर रही है तो वो पक्का मिलेंगी, तो कुछ भी डाटा ले ले जाए. अगर मैं ऊपर वाले की 30 कर दूं, नीचे वाले की 20 कर दूं, तो भी मिलेंगी. नहीं समझ में आई बात? हाँ, अगर मैंने नीचे वाले की स्पीड 30 रखी, समझ ध्यान से, ऊपर वाले को रिलीज करता, तो अब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 30. समझ में आ गई बात? और 30 रिलेटिव स्पीड जब 200 से डिवाइड करेगी तो कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो जब अपन वहां से रिलीज करेंगे किसी भी चीज को, तो 6 पॉइंट समथिंग टाइम में रिलीजिंग बॉडी तो ग्राउंड पे पहुंचने वाली होगी ना. तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपके कंसेप्ट को. नहीं समझ में आई बात? तो वहां जज करेंगे फिर अपन. ये बनते हैं सवाल बहुत अच्छे हैं. ऐसे सवालों में क्या होता है कि क्वेश्चन बना देगा आपको,
और पूछा कहां मिली, तो कुछ डेट 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा नन ऑफ दिस दे देगा। तो फिर आपको चेक करना होता है कि वो मीटिंग पॉइंट है भी या नहीं, बेसिकली वो टकरा भी रही है नहीं टकराई। ये भी तो पॉसिबल है कि आपने ऊपर से किसी बॉल को छोड़ा है ना, अब ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी अपनी, और इसको बहुत कम स्पीड से फेंका था, तो पता लगा ये घूम के वापस जमीन पर आ गई। कुछ समझ में आया क्या हुआ? हेलो भाई, मैं आपसे कहूं कि यार ये बॉल जो है इसको मैंने यहां से रिलीज की, इसको 10 से ऊपर फेंकी, तो 2 सेकंड में जमीन पे आ गई वो। नहीं समझ में आई बात? और उनका अगर अपन बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनी शुरू की, 20 ही बनी ना रिलीज करूंगा तो यहां डिवाइड करूंगा 20 से 10 सेकंड आएगा। अब पता है 2 सेकंड में तो जमीन पे आ रही है वो, तो 10 सेकंड में कहां से मिलेगी? नहीं समझ में आई बात? तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा फिर वहां पे इस तरह की चीजों का। अच्छा यहां तक कॉपी कर लिया। अब समझना हम क्या कर रहे हैं इसी सवाल में, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर 4 सेकंड, बॉल बी ऊपर वाली। अब सुनना ध्यान से, यहां इंटरेस्टिंग चीज ये, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर मैं नेगेटिव भी लूंगा तो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे ना। u कितना था, a कितना, t कितना, क्या आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब डाउनवर्ड ही होगी। कुछ समझ में आई बात? अब समझना, वेलोसिटी ऑफ ए, अब यहां बात कर रहा हूं आफ्टर 4 सेकेंड। अब अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, किसको पॉजिटिव ले लूं, ये आपकी चॉइस है। नहीं समझ में आई बात? पर जब आप ऊपर फेंकते हो किसी भी चीज को, तो दोनों चीज मैं दोनों करके बताता हूं आपको। इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अब समझना, मुझे v निकालना है, u कितना, अब -30 बोलेंगे ना बेटा, यार डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है। अरे भाई डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो फिर ये तो माइनस हो गया ना। तो बताओ क्या मिला, -30 प्लस 10 इंटू कितना आया, +10 मीटर पर सेकेंड ना। मतलब क्या होगा कि ये नीचे ही चल रही होगी, आपने ऊपर फेंकी और नीचे चल रही, इसका मतलब क्या, ये रुक के वापस आ रही तब टकराई। नहीं समझ में आया, ये बॉल रुक करके वापस आई तब टकराई। इससे कोई फर्क नहीं चलेगा अपना कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव या कौन, हाँ पर आपकी चॉइस ये होनी चाहिए कि एक कैलकुलेशन में एक कोई भी डायरेक्शन आप कंसिडर कर लो अपनी चॉइस। कैलकुलेशन के बीच में मूड नहीं बदलना चाहिए कि आधी कैलकुलेशन में ऊपर वाला पॉजिटिव था उसके बाद नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप ये कोई भी कोलिजन का सवाल कर सकते हो। और तुम्हारे हवा में टकराने वाले जो सवाल आते हैं वो एक तो यहां आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, प्रोजेक्टाइल के कोलिजन वाले सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रोजेक्टाइल नहीं टकराने वाले, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। हालांकि अपन वैसे ही एक आध सवाल करके देख लेंगे, वो तुम कर लोगे और वो बता दूंगा वैसे ही। हेलो, फिर टकराने वाले सवाल अलग आते हैं कोलिजन में। नहीं समझ में आया? अगर हिम्मत हो थोड़ी सी तो बोलो। मान लीजिए दोनों बॉल्स जो हैं उनका मास 1 kg है, दोनों बॉल्स का मास। तो जब ये टकराई तो ऊपर वाली बॉल का मोमेंटम कितना था, बी का। अरे mv1 की वैल्यू बता ना गरीब, 1 × 60 मतलब 60 kg/मीटर। और जो ए बॉल थी उसका मोमेंटम mv2, उसका भी नीचे ही है ना यार, कितना 10 kg/मीटर। अगर ये टकराने के बाद चिपक जाए तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टोटल मोमेंटम कितना,
70 ना, तो 70 इज द इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 2m इंटू वी डैश। 2m का मतलब 2, 2 का मतलब 35। तो टकराने के बाद दोनों बॉडीज कंबाइंड वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड से, नहीं समझ में आया? ये यहां नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही। नहीं समझ में आया? इसके पहले वाले सवाल में अगर देखोगे यहां पे, तो मुझे बताइए, इसको तो रिलीज किया था ना, क्या ये भी 4 सेकंड बाद टकराई थी? इसका मास भी 1 kg ले लेते हैं। बताओ 4 सेकंड बाद इसका मोमेंटम कितना? 40। और इसका कितना? 10 ऊपर। वो गया काम से। मैं तेरी ही बात कर रहा हूं, नहीं क्या पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा इतनी देर में तो हम भूल ही गए क्या हुआ था। दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब तक आपने गलत बात, आप कैसे मान सकते हो कि इतनी देर बाद हमें वापस वो याद रहेगा? इसको यहाँ छोड़ा था ना, 4 सेकंड में टकराया ना, जिसको छोड़ेंगे वो 4 सेकंड में कितना नीचे जाएगा? 80। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी? तो इसका मोमेंटम नीचे कितना? 40। मास 1 kg ले लेना। और 4 सेकंड बाद इसका मोमेंटम ऊपर 10, तो +40 -10 इज वॉट? 30। तो नेट मोमेंटम 30 ना, दोनों जुड़ गई, तो टोटल मास 2m हो गया। 2m इंटू वी इक्वल टू 30, तो v इक्वल टू 15। 15 से नीचे भागेंगे। वो खुजा रहा है सर पे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताओ, जिसको आपने यहां से छोड़ा, रिलीज किया, 4 सेकंड बाद, t इक्वल टू 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी? अब इसमें समस्या तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मास 1 kg ना, तो इसका मोमेंटम p1 कितना? 40 ना, क्या kg मीटर पर सेकंड। और जो बॉल ऊपर जा रही थी 50 से फेंकी ना, 4 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? बची कितनी? 10 ना, तो उसका मोमेंटम ऊपर कितना? 10 kg मीटर पर सेकंड ना। नेट मोमेंटम कितना? 30 कितना किधर? नीचे। 30 किधर? नीचे। तो दैट 30 इक्वल्स टू मास कितना? 2 इंटू वी डैश ना, तो वी डैश 15। 15 से कंबाइंड मास नीचे भागेगा। है? हाँ हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? डिपेंड करता है कोलिजन का टाइप कैसा है। हम तो कहें टकराने के बाद चिपक गई तो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक होंगी तो फिर उल्टा सीधा जा सकती है। वो छोड़ो बात, बढ़े आगे। मॉड्यूल दो, मॉड्यूल 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 जल्दी से। हाँ जी। कॉन्सेप्ट बिल्डर जो है, वो सारे मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी तक सारे कर लेने हैं अपन को। मैं बता रहा हूँ कहां तक। कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 तो हो ही गया होगा आपका। बस इसमें एक एयर ड्रैग बचा और कुछ नहीं बचा। एयर ड्रैग आते करवा दूंगा अगली क्लास में, मतलब मोशन अंडर द रेजिस्टेंस फोर्स इज वेरी इजी। तो कंसेप्ट बिल्डर 4 तक सारे कर लेंगे। और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 53, बल्कि सारे 68 तक। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, 68 तक छोड़ो, 53 तक। अरे पहले भी तो दे रखे थे यार, पहले भी तो दिए थे भाई। आपको पहले बोला हुआ था 30 तक, अब 31 से 53 ऐसे बोलूं तो ज्यादा कंफर्टेबल है ना। कल पहले डिस्कस करेंगे आधे घंटे ना, बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।
गर्ल्स स्टूडेंट रुक जाना अभी, पहले बॉयज निकलेंगे।